Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राजस्थान की भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र, जहां शुरुआत में तो कांग्रेस ने दामोदर गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया था, मगर एन वक्त पर उन्होंने अपने दामोदर गुर्जर को तो राजसमंद भेज दिया। कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता, अगर यूं कहूं तो राजस्थान में सबसे बड़े कद के नेता इस बार लोकसभा चुनाव में उतरे, डॉक्टर सीपी जोशी, जो केंद्र में मंत्री रहे, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रहे, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर रहे। ये बात सही है कि अभी 2 महीने पहले वो विधानसभा चुनाव नाथद्वारा से हार गए थे, पर उनके चुनाव लड़ने से ये कांग्रेस की हॉट सीट बन चुकी है। भीलवाड़ा में जो मुकाबला बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी के बीच है। आज मतदान हुआ है, हम लोगों से बात करते हैं कि किस तरह के मुद्दे उभर कर आए, किस तरह का आप देखते हैं इस वोटिंग को। देखिए, वोटिंग जिस स्टेज पे होनी चाहिए थी, जैसे पहले चरण में मतदान कम हुआ, उसका कुछ ना कुछ असर यहाँ पे इस बार देखने को मिला। नो डाउट जो निचले स्तर तक जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो नीचे तक का जो अपना अमला है उसको तक मैदान में उतार दिया। किसी न किसी तरह से वोटिंग कैसे बढ़ाई जाए, जितना शिक्षा विभाग का कर्मचारी था, छोटे से छोटा कर्मचारी था, उस तक को काम सौंपा गया किसी न किसी तरह से कि मतदाता को ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र तक लाया जाए। अब ये तो बाद में शाम को ही साफ हो पाएगा कि वो कितना सफल हो पाए, मगर कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर था कम वोटिंग होने का पहले चरण में और दूसरे चरण में वोटिंग बढ़ाने का। अब जो एक चीज आपने पूछी, वोटिंग का क्या ट्रेंड था, वोटिंग का ट्रेंड ये था, भीलवाड़ा की जो लोकसभा क्षेत्र की, मैं आज 2 विधानसभा क्षेत्र में गया हूँ, मांडल और राजसिंध में। वहां पे कुछ बूथ तो ऐसे थे जहाँ पे लोग है ही नहीं, कुछ बूथ ऐसे जहाँ पे लगातार चल रहा है, कुछ ऐसे वोटिंग जो पॉकेट्स कह सकते हैं जहाँ पे ओबीसी का सबसे ज्यादा है, जाट हो गए या लुहार हो गए, जो छोटी जाति हो गई, वहां पे वोटिंग बराबर हो रही है। और बाकी जो दूसरे, जैसे भीलवाड़ा शहरी हो जाए, भीलवाड़ा शहर में पोस्ट इलाके में वोटिंग सुबह सुबह एकदम 8-9 बजे तक तो ऐसा लग रहा था कि ये रेला कब खत्म होगा, मगर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया, जो वोटिंग का परसेंटेज है वो धीरे धीरे भीलवाड़ा शहर में जो कम होता गया, क्योंकि पोस्ट इलाके के लोग बाहर कम निकलते। आप जब 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में गए, आप कह रहे हैं कि जो चाहे जाट हो चाहे लुहार हो, जो ओबीसी है वहाँ परसेंटेज ज्यादा था, तो ये कौन से मुद्दे उभर कर आए और इनका झुकाव किस ओर देखते हैं आप? देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो आपने कहा कि मुद्दे क्या थे, मुद्दे में एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे 10 साल सरकार रह गई, 10 साल सरकार रह गई एक तरह से केंद्र में, उसके बाद में क्या मिला, एक सवाल कहीं ना कहीं अंदर है। एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली आप? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखने को मिली एंटी। पर एक चीज और है, अगर मुझे लगता है कि जिसको कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस ने जैसा कद्दावर नेता भीलवाड़ा में उतारा, ऐसे कद्दावर नेता अगर अपनी पास में लगती हुई जो सीमा है, लोकसभा क्षेत्र अजमेर हो गया, चित्तौड़ हो गया, आपके इधर दूसरे जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें भी अगर उदयपुर हो गया, इनमें भी इसी तरह का कद्दावर नेता उतारा जाता मैदान में, तो हो सकता था कि चुनाव और रोचक हो सकता। एक जो सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो आकलन करने में गलती की टिकट वितरण से पहले, वो कहीं ना कहीं गलती हुई है। वो चुनाव को एक तरफा और एक तरह से बाई देने की स्टेज में आके कांग्रेस इस बार ग्राउंड रियलिटी पढ़ने में असफल रही। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मतदाता का जो अंदर का मन है वो टटोलने में असफल रहे। भले आप कह दो राहुल गांधी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में मिलकर ये यात्रा निकाल रहा है, उनके कहने पे एक वो सर्वे के ऐसा, पर मेरे को लगता है धरातल पे बिना सर्वे के कांग्रेस मैदान में उतरी और एक तरह से बाई देने के हिसाब से उतरी। दूसरी चीज एक और, ये हमारा भीलवाड़ा जो है सबसे ज्यादा अगर जातिगत आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण और गुर्जर सबसे ज्यादा बहुल स्थिति में है। उसके बावजूद आप देख लो, हिंदुस्तान के सबसे कद्दावर नेताओं में गिना जाता है सचिन पायलट, उसकी एक सभा नहीं करा पाए। इतना बड़ा गुजर बहुल इलाका है, कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट है उसको पचा नहीं पा रहे, उसकी नहीं पचा पाने की वजह से कांग्रेस को हर जगह पे, और जबकि बीजेपी अपने मार्केटिंग स्टाइल से काम कर रही है, वो कहीं भी देख रही है कि किसको लेना है, किसका उपयोग करना है, जिसको कह सकते हैं। कांग्रेस किसी जमाने में जो कद्दावर नेता होते थे, कांग्रेस के खाटीबंद कद्दावर नेता होते थे, वो हर आदमी का उपयोग करते थे। अब कांग्रेस में एक बहुत बड़ा गुण लग चुका है, अहम की लड़ाई के चलते सचिन पायलट जैसे कद्दावर आदमी का उपयोग नहीं किया। आपकी दृष्टि से कांग्रेस के डॉक्टर सीपी जोशी बीजेपी के दामोदर अग्रवाल के सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर पाए या नहीं कर पाए? मुझे लगता है अगर सीपी जोशी जो आज चुनाव मैदान में आए अचानक, अगर सीपी जोशी का पहले भी चुनाव लड़ते हुए देखा है, 2009 में उन्होंने जिस मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ा, उनकी टीम ने जिस मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ा, अगर सीपी जोशी 1-1.5 महीने पहले आते चुनावी मैदान में तो हो सकता था, वो रोचक हो सकता था। पर मुझे भी नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा कसमकस वाला मुद्दा है। ये बात जरूर है, कहीं ना कहीं वो फाइट में जरूर लेके आ गए हैं और कहीं ना कहीं चर्चा में जरूर चुनाव है। सीपी जोशी के आने से चुनाव संघर्षपूर्ण हो गया, फाइट में आ गए हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, आपका क्या कहना है इस मतदान के बाद? प्रमोद जी, वैसा भीलवाड़ा में स्थिति है कि शहर का मतदाता तो बीजेपी के पक्ष में है,
पर ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता आज भी कांग्रेस के पक्ष में है। इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी को अपना ट्रेंड चेंज करना पड़ा। पहली बार बीजेपी के प्रबंधन ने उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी को बुलाया, उसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल को बुलाया, उससे पहले अपने अमित शाह गृह मंत्री उनको बुलाया। इसका मतलब उनमें बीजेपी वालों के एक मन में थोड़ा सा एक डर बैठा हुआ है कि सीपी जोशी जो भीलवाड़ा के कद्दावर नेता रहे हैं और उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तब उन्होंने एक जनता के बीच में एक वादा किया था कि चंबल का पानी भीलवाड़ा को पिलाऊंगा, मतलब पानी की समस्या का हल करूंगा। अगर मैं पानी की समस्या का हल नहीं कर पाया तो मैं आपको दोबारा वोट मांगने आपके पास नहीं आऊंगा। सेकंड बार जब चुनाव हुए थे तब वो वोट उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया क्योंकि तब तक पानी की समस्या का निराकरण नहीं हो पाया था भीलवाड़ा की समस्या का। अब पानी की समस्या का पूर्णतः निराकरण हो गया। अब उनको प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने या राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको भीलवाड़ा इसी चक्कर में भेजा कि भाई आपने अपना वादा निभाया, आप पुनः भीलवाड़ा जाओ और लोगों से वोट मांगो और नया वादा करो। तो उन्होंने भीलवाड़ा आते ही पहला ही वादा ये कर दिया कि मैं भीलवाड़ा की जनता को 1 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसी प्लस पॉइंट को लेकर गांव में आज भी थोड़ा सा जो हमने देखा उसमें थोड़ा सा कांग्रेस के प्रति रुझान है। इसमें कोई दोराई नहीं, मोदी की लहर है। पर ये कहीं ना कहीं जो मार्जिन जो पिछले चुनाव का जो गैप था 6-6.5 लाख वोटों का, उस गैप को काफी कम करने में कामयाब होंगे सीपी जोशी। तो आप क्या सोचते हैं, अब सीपी जोशी दामोदर अग्रवाल में कांटे का संघर्ष है या कुछ और बात है? कांटे का संघर्ष है। जीत तो आज की स्थिति में दामोदर अग्रवाल की लग रही, पर स्थिति ये है कि सीपी जोशी उस मतलब फाइट में लेके आ गए सीट को। हो सकता है कि अगर माइनॉरिटी वोट तो वैसे ही 99% पड़ते ही हैं, हिंदुओं के जो वोट है वो अगर गर्मी को देखते हुए अगर कम पड़े तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। सीपी जोशी ने अपना पीने के पानी का वादा पूरा किया और 1 लाख लोगों को रोजगार देना। क्या ये ग्राउंड रियलिटी, ये वास्तव में जनता तक कांग्रेस इस चीज को पेनिट्रेट करने में सफल रही है? सर एक्चुअल में जोशी जी ने जो वादा किया कि 1 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, लेकिन उनका वादा बहुत अच्छा रहा और वो जो कमिट करते हैं, जैसे उन्होंने चंबल के लिए पानी के लिए बोला, चंबल की उन्होंने पूरी व्यवस्था करवाई, 1 लाख लोगों को भी उन्होंने जो कमिट किया, लेकिन जो कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा है वो एंड उस तक हमारे मतदाताओं तक उसको नहीं पहुंचा पाया है। इस कारण वो अगर सीपी जोशी का यह वादा 1 लाख लोगों को रोजगार देने का अगर वो मतदाता तक पहुंच जाता तो इसका नतीजा ये होता है कि सीपी जोशी ने जो आज फाइट की स्थिति में आए हैं वो हो सकता है कि दामोदर अग्रवाल जी से भारी पड़ जाते हैं उससे। पर आज की स्थिति में आपको बीजेपी भारी लगती है? अभी तक की स्थिति में जब तक पहले अगर यही बात अभी पहले बताई गई कि अगर 1 महीने पहले सीपी जोशी जी आ जाते हैं यहाँ पे तो वो नतीजा कुछ और होता, लेकिन आज जो नतीजे में दामोदर जी अग्रवाल जी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी भारी पड़ती नजर आ रही। और लोगों से बात करते हैं कि आपकी नज़र में कैसा रहेगा अब भीलवाड़ा का जो हॉट सीट बन चुकी है, राजस्थान की सबसे बड़ी 2019 की 6,12,000 वोटों की जीत, देश में 4थे नंबर पर रहे पर सुभाष भेड़िया का टिकट संघ के दबाव में काटा गया। अब क्या स्थिति देखते हैं आप? स्थिति तो ये देखते हैं कि ठीक है, टक्कर जो कांटे की कह रहे हैं वो तो ठीक है, हो सकता है, बाकी जीत तो बीजेपी की होगी, ये तो तय है, क्योंकि 6 लाख वोटों को काटना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। और रहा सवाल आप जो बता रहे सीपी के कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, वो स्थितियाँ अलग थी साहब। जब वो सीपी बने थे तो उन्होंने वादे पूरे कराने की क्षमता थी, स्टेट गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब भी कोई स्थिति नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि 1 लाख देंगे तो देंगे कहाँ से? वो अपने वहाँ से तो नौकरी नहीं दे सकते। सीपी कहाँ से नौकरी देंगे? सरकार देगी, और सरकार उन लोगों की है। तो ये बहुत मुश्किल है कि वो अब जो वादे कर रहे हैं जो पूरे हों, मैं नहीं सोचता। अब जो सीपी जोशी वादे कर रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे, पर जो बात 6 लाख 10,000 की 12,000 की जाती है वो 5 साल पुरानी बात थी। और अगर हम अभी विधानसभा चुनाव जो नवंबर में हुए 3-4 महीने पहले, उनको अगर वोट जोड़े तो बीजेपी कांग्रेस के वोटों में लगभग 1,25,000 का अंतर आता है। तो आप क्या सोचते हैं अब आज के दिन? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग है। लोकसभा का चुनाव प्योर पार्टी का होता है और विधानसभा का चुनाव व्यक्ति भी जुड़ता है और पार्टी भी जुड़ती है। विधानसभा में ट्रेंड अलग था, पर लोकसभा का ट्रेंड बिल्कुल अलग है। कोई भी राजनीतिक पार्टी कभी भी चुनाव के समय वादे करे, उस वादे को कोई माना नहीं जाता है, उस वादे की कोई इमेज नहीं होती है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने कद्दावर नेता को जो खड़ा किया है,
वो कद्दावर में कांग्रेस की टीम है कहाँ? आज भी कई बूथों पे गया हूं मैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे जो कभी कांग्रेस में थे ही नहीं। ऐसा लगता है कि बूथ पे बाहर से लाके दूसरी जगह से लाके आदमी को बैठाया गया। कांग्रेस के पास टीम नहीं है, कांग्रेस के पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं है। कांग्रेस ने एक अच्छा काम जरूर किया कि ओमजी नारनीवाल के घर 250 महेश्वरियों को बुलाया, किसी जन ने अपने घर बुलाया। ये टीम अगर विधानसभा में कांग्रेस करती तो हो सकता है कांग्रेस की सीटें आती, पर कांग्रेस सोचने में बहुत पीछे रह गई और जितने में बीजेपी बहुत आगे चली गई। मोदी लहर में अभी जिससे भी बात करी, हर आदमी बोलता है मोदी जी को आना चाहिए। ठीक है, वोटिंग की बात है कि भाई कद्दावर नेता हो गए और उनकी आने की बात है, तो आने की बात तो चुनाव आने के समय आना और चुनाव से महीने 2 महीने पहले तैयारी करना, उसमें रात दिन का फर्क है। आज भी कांग्रेस का अगर अपन देखें तो मैं कांग्रेस कार्यालय कई बार गया हूँ, संख्या नगण्य है, बातें नगण्य है। कांग्रेस वाले खुद हताश है, कभी जीतने की स्थिति में तो है नहीं। तो जब खुद जीतने की स्थिति में नहीं तो जोश आएगा कहाँ से? जब खुद में जोश नहीं तो आम आदमी में जोश कैसे भरा जाएगा? ये एक सवाल है कांग्रेस के मन में कि भाई इस सीट को कैसे लाएंगे। अब वो ऊपर से कहते हैं कि भाई हम प्रयास कर रहे हैं, सीपी साहब है, इस प्रयास को हम कैसे सफल करें, पर साथ में ये भी बोलते हैं वो कि भाई इस प्रयास को हम सफल इसलिए नहीं कर पाएंगे कि बीजेपी की वोट कटिंग नहीं होगी। रही बात जो वोट हो रही है, अभी मुझे जो ट्रेंड लग रहा है, मुझे ट्रेंड लग रहा है मोदी लहर का। इसलिए लग रहा है कि जिससे भी बात करें, जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर है उनसे भी बात हुई, वो कह रहे इस बार मोदी को वोट देंगे। हम इस बार देखेंगे क्योंकि हर बार हमारा वोट खराब होता है। कल ही मेरी बात हुई, अभी शहरी क्षेत्र में मैं एक बूथ पे गया हूँ, उस बूथ पे मैंने देखा कि 1:50 पे भी 50-60 आदमी की लाइन है। शहरों में रुझान है, मतदाता कोई भी दावा करे, मतदाता सारा मौन है। वोटिंग के मामले में मौन है, चर्चा कुछ भी कर सकते हैं, बुराई किसी की भी हो सकती है, पर वोटिंग पिछले 3-4 चुनावों से मौन चल रही है, जिसमें मतदाता बोलता नहीं है, बूथ पे पार्टी के कैंपस में जाता नहीं है, घर पे पर्ची पहुंच रही है। इतनी बेहतरीन व्यवस्था चुनाव आयोग की है कि घर की पर्ची सीधी की सीधी वहां जा रही है। अगर मैं मेरे घर की बात करूं तो मेरे घर पे ना कांग्रेस की पर्ची आई ना बीजेपी की पर्ची आई, पर जब सरकार की पर्ची आ रही तो वोट देने डायरेक्ट जाना ना, बूथों पे जाने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि 6,12,000 की जीत बीजेपी की होगी। बीजेपी की जीत तो निश्चित है, हो सकता है 3-3.5 की हो सकता है 2.5 की हो सकता है 6-12 को भी रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि अभी ये नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस के समर्थक सारे मौन है। और दूसरी बात परसेंटेज कम होने की, तो मेरा अपना मानना है कि परसेंटेज वो कम है जो कांग्रेस के कट्टर वोट है, वो कांग्रेस को लग नहीं रहा कि सरकार आएगी इसलिए वोट देने नहीं जा रहे हैं। यही मेरा मानना है। ये दोनों तरह की संभावनाएं बता रहे हैं, मार्जिन कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। परसेंटेज कम इसलिए हुआ कि कांग्रेस का डेडिकेटेड वोट नहीं डालने जा रहा। आप क्या देखते हैं, क्या मुद्दे, क्योंकि आप भी कई विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करके आए हैं, क्या पोलिंग बूथ पे लंबी लाइन थी या सूरज चढ़ने के साथ साथ थोड़ा मतदान कम हुआ, और कौन से इश्यूज उभर कर आए जो लोगों से बात की? 2 चीज़ें हैं। एक तो आज जो मतदान का दिन था उस समय वोटिंग परसेंट के हिसाब से भीड़ देखने को कतई नहीं मिली। चाहे आप सुबह 8 बजे का ले लो, 9 बजे का ले लो या 12 बजे का ले लो, अब संभावना ये है कि भाई 3:30-4 बजे बाद अगर कुछ भीड़ बढ़ सकती है तो बढ़ेगी, वरना आप मांडल, आसीन और उसके आगे के जो कुछ देहाती इलाके हैं वहाँ जाके देखो तो आप बूथ के ऊपर 1, 2, 3, 4 लोग हैं। लेकिन इसका एक दूसरी तस्वीर भी है जो देखने को मिलती है कि भाई जिस जगह कहीं 900 टोटल वोट हैं तो वहाँ 300, 350, 400, 450 तक वोट गिर चुके हैं। मतलब लगभग 40-45% जो वोट थे वो 1:30 बजे तक हो चुके थे। तो संभावना है कि भाई आराम से नहीं करते करते भी 6 बजे तक का समय है, तो 60% से ऊपर की वोट बढ़ सकती है, प्रतिशत हो सकता है। और रही बात है रुझान की, तो इसमें अलग अलग मुद्दों की बात करें तो बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है भीलवाड़ा में, तो वो कोई रीजनल मुद्दे, कोई भी मतलब स्थानीय मुद्दों पे किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। बीजेपी की तरफ से जो भी मुद्दे हैं वो सारे नेशनल इशू हैं, चाहे राष्ट्रवाद ले लो, चाहे मोदी के नाम पे ले लो, चाहे विकसित भारत ले लो, वो सारे मुद्दे दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से तय हो चुके हैं। लेकिन ये कांग्रेस की अगर अपन बात करें तो सीपी जोशी जी जैसे ही आए उन्होंने यहाँ की लोकल इशू को उठाया कि भाई चंबल का पानी आ चुका है और रोज़गार मैं दूंगा, 1 लाख रोज़गार दूंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 1 लाख रोज़गार मैं कहाँ से दूंगा। ये जो चीज़ थी उनके बोलने में और मतदाता तक ये बात पहुँचने में एक बहुत बड़ा गैप रह गया। उस गैप की कारण ये रहा कि भाई कांग्रेस का जो संगठन है वो अभी बहुत दूर नज़र आ रहा मतदाता से, और इस दूरी की वजह से ही सीपी जोशी को अपने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार ये लोगों को समझाना पड़ा कि भाई कांग्रेस का कोई भी
कार्यकर्ता आपके यहाँ तक ना पहुँचे, कोई मनवाड़ ना कर पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप आइए, वोट करिए, क्योंकि वो खुद ये कह रहे हैं कि नीचे भाषण देने वाले हमारे पदाधिकारी खूब हो गए हैं, नीचे कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। जबकि यही उल्टी अगर स्थिति हम देखें तो भाजपा में ये हाल हो चुका है कि बूथ प्रभारी से लेकर पन्ना प्रभारी, जिसमें एक पन्ने के अंदर जितने लोग हैं वो तक कनेक्टिंग हो चुके हैं। अभी सीएम की सभा हुई थी, सीएम साहब ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली। उन्होंने कहा कि दिल्ली से हमारे को कोई अगर मैसेज बूथ पे पहुंचाना होता है तो मात्र हमें 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट। इसे आप क्या समझते हैं? दिल्ली से एक गांव के बूथ तक सिर्फ 15 मिनट में मैसेज पहुंच रहा है। तो उनकी आइडियोलॉजी, सिद्धांत, उनकी विचारधारा, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस लेवल की हो चुकी है, उसके आगे कांग्रेस की मार्केटिंग बहुत दूर तक है। जी, तो आपकी नज़र में बीजेपी का अपर एंड नज़र आता है? हाँ बिल्कुल अपर एंड है, प्लस में है बीजेपी, और संभावना है कि बीजेपी यहाँ से सीट निकाल के ले जाए। ये ज़रूर है कि जो पिछला मार्जिन देखें 6,12,000 का, उसके कम होने की संभावना ज़रूर है। क्योंकि एक तरफ अगर जो दामोदर अग्रवाल हैं बीजेपी के प्रत्याशी, वो खुद प्रदेश महामंत्री हैं, राजस्थान लेवल के व्यक्ति हैं, और दूसरे सीपी जोशी जो है, उनके आने के बाद में भीलवाड़ा अपनी हॉट सीट बन चुका है। और यहाँ के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनमें सबसे ज़्यादा उत्साह हुआ, और उनके पास में मतदाता के पास जाके कुछ बोलने के लिए कोई बात या कोई मुद्दा आया है। हम और हमारे पत्रकार साथियों से बात करते हैं। आप भी कई कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आए, मांडल जाके आए, आसीन जाके आए, भीलवाड़ा जाके आए, आपको क्या नजर आता है, किस तरह का ट्रेंड आपने देखा चुनाव में? ग्रामीण क्षेत्र में सबसे मूलभूत समस्या थी पानी की। सीपी जोशी जब 2009 से 2014 के बीच यहाँ सांसद चुने, केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने, उस समय जो पानी का ज्वलंत मुद्दा था उसको दूर करने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनका उसके प्रति रुझान है। लेकिन वर्तमान में जब सीपी जोशी 2014 में जीतने के बाद भीलवाड़ा से दूरी बना ली, 2 बार लगातार से यहाँ भाजपा के सांसद है, वर्तमान में यहाँ सुभाष बहेड़िया राजस्थान में पहली सबसे बड़े मतों से 6,12,000 से विजयी हुए, बूथ मैनेजमेंट अच्छा है। एक तो सीपी जोशी के कार्यकाल विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में गए, इधर राष्ट्रवाद के मुद्दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के को लेकर जनता के बीच गए। कुछ लोगों के दिमाग में वास्तव में है कि राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो राम मंदिर जो 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा हुई उसका आयोजन भव्य करवाया था, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो दोनों के बीच, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे के बीच चुनाव हो रहा है। तो मतदाता बिल्कुल साइलेंट है, और मतदान प्रतिशत कम रहना भाजपा के प्रति थोड़ा संकट पैदा कर सकता है। अब ये मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसका रुझान किस तरफ था। तो ये थे हमारे भीलवाड़ा के पत्रकार साथी, जिन्होंने भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्र को अलग अलग रूप से कवर किया। ज्यादातर का ये कहना था कि जो जलजला देखने को मिलता चुनाव में, उस तरह की लंबी लाइनें नहीं थी, पर किसी का कहना कि ये जो चुनाव पूरी तरह से राष्ट्रवाद बनाम विकास के मुद्दे पे था। और कुछ हमारे साथियों का कहना कि यदि सीपी जोशी को भीलवाड़ा से चुनाव लड़ना था तो शायद 1-2 महीने पहले वो तैयारी करते तो और ज्यादा बड़ा परफॉर्मेंस यहाँ दे सकते थे। पर ज्यादातर साथियों का ये कहना है कि ये बात सही है कि सीपी जोशी ने जो पेयजल संकट, चंबल की योजना यहाँ लाकर जो महिलाओं के मन में तो एक घर किया है, पर कांग्रेस का जो संगठन है वो पूरी तरह से जर्जर है, और शायद उसी संगठन की जर्जर अवस्था के कारण कांग्रेस को यहाँ से खामियाजा उठाना पड़ सकता है। पर ज्यादातर हमारे पत्रकार साथियों का ये भी कहना था कि जो राजस्थान में पिछले चुनाव में जो राजस्थान की सर्वाधिक वोटों की जीत हुई थी 6,12,000, इस बार वैसी बात नहीं है। अगर बीजेपी जीतती है तो उसका मार्जिन काफी कम भी हो सकता है। पर हमारे ज्यादातर पत्रकार साथियों का ये कहना है कि यहाँ बीजेपी के दामोदर अग्रवाल का अपर हैंड रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान तक के लिए प्रमोद तिवारी, भीलवाड़ा।